बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा अब्रार और आपको वेलकम करती हूँ रौनक के इफ्तार में, जो कि हमारी ख़ास तौर पे आपके लिए पेश की गई डॉन न्यूज़ की जानिब से ट्रांसमिशन है। आज है जनाब दूसरा रोज़ा और इस उम्मीद के साथ कि आपका पहला रोज़ा अच्छा गया होगा। आउट ऑफ प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल हम होते हैं पूरा साल, बट डेफिनेटली सुकून के साथ, सब्र के साथ, थोड़े से हौसले के साथ गुजरा होगा। और अब प्रैक्टिस में आ रहे हैं रोज़े के हम तमाम लोग। क्यों ना आज हम बात करें उस हवाले से जो कि बड़ी ज़रूरी होती है, जिस पे डिपेंड करता है कि आपका रोज़ा एक्चुअली गुजरेगा कैसा, और वो है जनाब सहरी। तो आज का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे हमारी सहरी से। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सहरी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या सहरी में खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ये आपको हम बिल्कुल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। लाइव ट्रांसमिशन है ये हमारी, और इस लाइव ट्रांसमिशन में जो भी सवालात आप आज सहरी के हवाले से करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सहरी के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जिसमें से सबसे एक फॉरमोस्ट चीज़ ये है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। इसके साथ साथ एक रिवायत में ये भी आता है कि अल्लाह पाक और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल करते हैं। सहरी हमें ज़रूर करनी चाहिए। यही बात हमें एक और रिवायत से पता चलती है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ जब किसी सहाबी को सहरी करने के लिए बुलाते थे तो फरमाते थे, आओ बरकत का खाना खा लो। तो बरकत का खाना ये जो है हमारा, इसको खाने के लिए जब हम सुबह उठते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम होती है उठने में। लेकिन फाइनली जब हम उठ जाएं तो कौन कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो आपको खाने चाहिए। तीन मेन फूड ग्रुप्स हैं जो कि हमने एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली निकाले, जो आपको हर हाल में सहरी में खाने चाहिए। फूड ग्रुप्स का नाम है जनाब, एक तो हाई कार्ब चीज़ें, यानी कि वो तमाम चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हों और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हों। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अनाज जो आपको बहुत देर तक तवानाई देता है, यानी कि रोटी, चावल, आलू, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको फ़ाइबर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फ़ाइबर का यानी कि फलों का और सब्जियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सहरी में ना करें। उसकी रीज़न ये है कि फ़ाइबर को प्रोसेस होने के लिए बॉडी में अच्छी तरह से पानी की ज़रूरत होती है, और पानी ज़ाहिर सी बात है आप पूरा दिन नहीं पिएंगे, तो फ़ाइबर कम, कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स वाले ज़्यादा। एंड तीसरी चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि गोश्त, अंडा, दही, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। तो ये तो हो गए जनाब फूड ग्रुप्स के, ये 3 फूड ग्रुप्स आपको लेने ही लेने हैं सहरी में। और क्या चीज़ें नहीं लेनी जी, जब हम सहरी की बात कहते हैं ना कि ओहो अब तो हमें नींद आ रही है, तो उस नींद और उस एसिडिटी और उस हार्ट बर्न से बचने के लिए हमें क्या क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ये बताते हैं। सो डोंट्स में सबसे पहली बात जिस पे हम टूट पड़ते हैं, दैट इज़ पानी। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो डाइजेशन होने में आसानी नहीं होगी, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगी। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल करें, बट 2 ग्लास इज़ मोर देन इनफ। नंबर 2, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करें, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, एंड देन डेफिनेटली आपका पूरा दिन जो है वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा रोज़ा आपको महसूस होता है। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो आपने तेल और मिर्च मसाले जैसे हमने बताया नहीं खाना चाहिए। टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और इसके साथ साथ ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी ना करें। अच्छा, नमक के इस्तेमाल की वजह से ये होता है कि नमक की वजह से आपकी बॉडी में पानी रिटेन रहता है, यानी कि आपकी बॉडी में पानी बरकरार रहता है। तो वैसे तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ब्लोटिंग महसूस होगी। और सबसे आखिरी चीज़, चाय और कॉफ़ी के जितने भी एडिक्ट्स हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें चाय और कॉफ़ी का। सहर के टाइम, अफ्तारी के बाद आपने करना है, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन सहरी में अगर करेंगे तो ज़्यादा प्यास लगेगी। और एक टिप साथ साथ मैं आपको दूं कि अगर आप सहरी में जो भी ग़िज़ा आप खा रहे हैं, अगर आप उसके साथ इलायची का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा दिन बहुत कम प्यास लगेगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा, और इसकी एक रीज़न भी है बिकॉज उसमें कॉपर ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है, आयरन, सो इट एक्चुअली वर्क्स। सो व्हाट यू कैन डू कि जब आप बिल्कुल अपनी सहरी ख़त्म कर लें तो उसके बाद थोड़े से इलायची के दानों को चबा लें। अच्छा जी, 8 बेहतरीन ऑप्शंस और 8 बेहतरीन चॉइसेस हैं सहरी के लिए आपके पास कि आखिर ठीक है, कार्ब्स भी सही है, प्रोटीन भी सही है, लेकिन खाएं क्या फिर अगर ये सारी चीज़ें जो है वो कॉफ़ी वगैरह हम ना इस्तेमाल करें। तो नंबर 1, दही इज़ रियली गुड फॉर सहरी। नंबर 2, खजूरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। इलायची जैसे कि मैंने बोला है खाने के बाद ज़रूर इस्तेमाल कीजिए सहरी में। बनानास के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है सहरी में खाने के लिए, पोटेशियम आपको मिलती है, डिहाइड्रेशन से आपको पूरा दिन बचाते हैं। इसके अलावा अंडे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए सहरी में। कीमे का, शामी कबाब का, गोश्त की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी करते हैं। ग्रेनोला यानी कि नट्स का
मक्खन का, इस तरह के जैसे सीड्स होते हैं, चार मगज़, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए क्योंकि पूरा दिन ये आपको काफ़ी हद तक जो है वो सटाइटेड रखती है, यानी आपको भूख का एहसास नहीं होता। और जो आखिरी चीज़ है वो है जनाब स्टफ़्ड एग पराठा। जी हाँ, ये उस वाले पराठे की बात नहीं हो रही है जो कि मैदे से बनता है। आटे का पराठा बनाइए जिसमें चोकर भी एडेड होता है, उसमें अच्छे से अंडा मसाला वसाला कम ज़रा, लेकिन अच्छा सा वो बनाइए कम से कम घी के साथ और उसको कीजिए इंजॉय। ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ेदार सी 2 चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन ये सरप्राइज़ रखते हैं तो आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए। रमज़ान मुबारक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में इफ्तार की रौनक बढ़ाना तो जनाब मेरा काम है, यानी कि मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो एक ऐसी रेसिपी है जो कि हर घर में बनती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, लेकिन परफेक्ट तरीके से कैसे बनाई जाए आपको बिल्कुल बताते हैं। तो चलते हैं आज की रेसिपीज़ की जानिब। जी, आज की जो पहली रेसिपी है हमारी वो है दही बड़े। और दही बड़े हर घर में बनते हैं, किसी के घर में माश की दाल से बनते हैं, किसी के घर में जो है वो बेसन से बनते हैं, लेकिन खस्ता मज़ेदार से अच्छे से दही बड़े कैसे बनाए जाएँ कि उसके जो बड़े हैं उनको पानी से भी ना निकालना पड़े, और भगार हम उसमें लगाएंगे एक ट्विस्ट के साथ। यानी ये वही दही बड़े हैं जो यूजुअली आपके घरों में बनते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक ट्विस्ट हम ऐड करेंगे। वो क्या ऐड करेंगे बिल्कुल आपको बताएंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे एक तरबूज़ की बहुत ही मज़े की ड्रिंक। सबसे पहले चलते हैं हमारी पहली रेसिपी की जानिब। और अगर आप कॉल्स करना चाहें, रेसिपी से मुतालिक कोई भी सवाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। सहरी में क्या खाना चाहिए, सहरी में अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं एसिडिटी की, हार्ट बर्न की, कोई भी सवाल सहरी से मुतालिक, फरमाइशों से मुतालिक करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं शैलो फ्राई करने का इंतज़ाम करूँगी। तो सबसे पहले जो हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ डालडा कुकिंग ऑयल। और जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं कि डालडा का जो कुकिंग ऑयल है वो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में आसानी लेकर आता है बल्कि हमारे लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाता है इन अ वे दैट दिस इज़ रियली हेल्दी। बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, बहुत ज़्यादा आपकी सेहत का ख्याल रख के बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कनोला ऑयल इसमें था, सनफ्लावर ऑयल था, बहुत सारे किस्म के ऑयल्स थे, लेकिन अब इन्होंने कॉर्न ऑयल भी निकाला है विच इज़ जस्ट अमेजिंग। सो यू हैव टू ट्राई दैट। अच्छा, यहाँ पे ये शैलो फ्राई के लिए मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छा, दही बड़े जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं हमेशा उनको शैलो फ्राई करती हूँ। कुछ लोग उनको डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन उससे वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनते हैं। आँच मैं इसकी कर दूँगी बिल्कुल हल्की। यहाँ पे ये गर्म होता रहेगा और चलेंगे हम हमारे दही बड़ों के बड़ों की जानिब। माश की दाल से हम बना रहे हैं बिकॉज़ मेरे फेवरेट है माश की दाल वाले। जो बेसन का मज़ा आता है वो ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन माश की दाल के ज़्यादा खस्ता और ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले मैं ये करूँगी कि माश की दाल जिसको मैंने 8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, आप इसको 6 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्टिमम रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसको 8 घंटे एटलीस्ट जो है वो भिगोएं। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पानी कम से कम। ये अंदर से बिल्कुल मुलायम बने इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें आप बेकिंग पाउडर ऐड करें या फिर बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधे टीस्पून के बराबर। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी नमक हस्बे ज़ायका से, हमेशा की तरह कम, बिकॉज डेफिनेटली रोज़े की हालत में आप चख नहीं सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट, बहुत ही थोड़ा सा, जस्ट फॉर अ स्लाइट फ्लेवर, दैट्स इट। नमक गया है इसमें हरी मिर्च का पेस्ट गया है, इसमें बेकिंग पाउडर गया है और माश की दाल। अच्छा, आई हैव टू मेक श्योर कि ये जो आपको इसमें दाने दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी दिखाई ना दें। तो अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सी चीज़ कितनी यूज़ करनी है तो रेसिपी कार्ड में आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको रेसिपी कार्ड में से नोट डाउन करनी है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छी भीगी हुई हो। अच्छी भीगी हुई नहीं होगी बिल्कुल भी स्मूथ और क्रीमी इसका टेक्सचर नहीं आएगा। अब मैं इसको सबसे फास्ट वाले पे चलाती हूँ।
इसका मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ, बिकॉज इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी सा, स्मूथ सा होना चाहिए। जैसे ये आपको थोड़े से अभी इसमें हल्के हल्के से ये दाने दिखाई दे रहे हैं, तो इसको दोबारा से जो है वो हम करेंगे ब्लेंड और मैक्सिमम स्पीड। और अच्छी तरह से हम इसको कर लेंगे यहाँ पे ब्लेंड। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। अब मैं कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। कोई भी सवाल करना चाहें, कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे कुछ रेगुलर कॉलर्स हैं, मंजूर इलाही हैं, नैना हैं, उनके डिफरेंट साइमा कवल हैं, मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप जो है वो कहाँ हैं रमज़ान में। तो बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी फरमाइश करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, नाउ आई रियली वांट यू टू सी इसकी कंसिस्टेंसी, कि ये गाढ़ा है और इतना गाढ़ा इज़ परफेक्ट। ऑयल चेक करते हैं कि ये हुआ है या नहीं, थोड़ा सा ऐड करके देखेंगे। ओह, एंड दिस इज़ परफेक्ट। डालडा कुकिंग ऑयल में हम इसको करेंगे फ्राई, जो कि आपकी सेहत के लिए है बहुत ही अच्छा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, मैं काम करूँगी कि मैं यहाँ पे ना एक प्लेट ला के रखूँगी, सो दैट जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएँ वैसे वैसे हम इनको निकालते जाएँ। आई विल मेक श्योर कि ये आँच कम है। अच्छा, अब हम दही बड़े इसमें ऐड करेंगे। कुछ लोग हाथ से भी बनाते हैं। हाथ से जब आप बनाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा रखना पड़ता है, और जब आप गाढ़ा रखते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फिर वो थोड़े से अंदर से थोड़े हार्ड से रह जाते हैं। तो आप पर्सनली लाइक देम लाइक दिस, ये खस्ता बने और सॉफ्ट बने। और सबसे जो अच्छी बात है दही बड़ों की इस वाली रेसिपी की, वो ये है कि इसको पानी से नहीं निकालना पड़ेगा आपको। जैसे हम नीम गर्म पानी में फुल्कियाँ और बड़े रखते हैं ना, फिर उसका नुकसान ये होता है कि जब आप दही बड़े खाते हैं, तो जब आप बड़ों को तोड़ के खाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का फ्लेवर आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता है, मुंह में आता हुआ महसूस होता है। तो पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, इसलिए जो है वो विल मेक श्योर कि इसमें दही का फ्लेवर रचा बसा हो जब आप इसकी पहली बाइट लें। आंच हम करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे बनाने हैं, बिकॉज माश की दाल है, पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर का होना चाहिए, डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको टर्न करते रहेंगे लाइक दिस। अच्छा, इसका जो भगार बनाएंगे ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है बाय द वे। वो भी हम डालडा कुकिंग ऑयल में बनाएंगे। और भगार में आप लोग क्या ऐड करते हैं? कड़ी पत्ता ऐड करते हैं, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करते हैं, इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल हम लोग भगार में शामिल करते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम शामिल करेंगे, और वो है क्रिस्पी क्रंची आलू। छोटे छोटे से आलू काट के जब हम भगार में ऐड करेंगे ना, तो वो एक मज़ा उसका लिटरली डबल हो जाएगा। जो दही मैं इस्तेमाल करती हूँ दही बड़ों के लिए, वो बिल्कुल फ्रेश खुला दही होता है। अगर आपको खट्टा फ्लेवर पसंद है नमकीन दही बड़ों का, अगर आपको नहीं पसंद तो फिर वो जो बॉटल वाला, जार वाला, कैन वाला दही होता है, आप फिर वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हम अच्छी तरह से जो है वो पकाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि I'll take a knife and I'll show you something, and that is कि if you wanna be sure कि पक गए हैं दही बड़े अंदर से या नहीं, so what you can do कि आप इस तरह से एक knife insert कर सकते हैं, and if the knife comes out clean, that means they are ready and it is clean. See? तो ये एक छोटी सी टिप थी, अगर आप थोड़े से कॉन्शियस हैं कि कहीं हमारा स्टमक तो अपसेट नहीं हो जाएगा, पक भी गए हैं नहीं, बिकॉज दाल के साथ यू ऑलवेज नीड टू बी केयरफुल। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कच्चे खाएं, हल्के फुल्के पका के खाएं, बट यू कैन नेवर टेक रिस्क विद दाल, चिकन, बीफ भी अगर आप कच्चा खा लें तो उसमें सैल्मोनेला बहुत ही कम होता है, सो दैट्स ओके। मगर दाल और ये सारी चीज़ें कच्ची बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जब ये खस्ता से हो जाएंगे उसके बाद हम इनको निकालेंगे। अच्छा, इसको मैं किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पे नहीं निकालूंगी, उसकी वजह ये है कि इसमें हल्का सा जब तेल रहेगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा खस्तगी फ़ील होगी। अगर आप बिल्कुल इसको ड्राई कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इन दही बड़ों को ट्रस्ट मी बेक भी कर सकते हैं, यानी कि जो अभी मैंने बैटर बनाया है, इस बैटर को आप एक बेकिंग डिश में फैलाएं, इसको आप बेक कर दें तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको निकाल कर इसके स्क्वायर या राउंड पीसेस कर लें। और वो करने के बाद आप इनको कम से कम तेल में शैलो फ्राई करें। और आई थिंक ये कुछ पीसेस जो होते जा रहे हैं इनको मैं निकालती जाऊंगी। यहाँ पे टमाटो को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे मैं निकालती हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी देम।
अच्छा, थोड़ा सा ये होता है कि जब आपको खस्ता वाले दही बड़े खाने होते हैं ना, तो हल्का सा ये ऑयल, जिसको हम कहते हैं पीते हैं, मतलब ऑयल को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑयल की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़रूरी है कि अगर आप खस्ता वाले दही बड़े खाना चाहते हैं। We are gonna keep them here. अब इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा दही को तैयार करने का। ये वाला काम प्लीज़ आप कभी मत करिएगा कि कुकिंग रेंज पे आपने एक प्लेट रख दी है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, दैट यू आर एबल टू सी इट, सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि मैं बहुत ही एहतियात से इसको ज़रा साइड पे प्लेस करूँगी, कीप इट हियर, और अब हम आ जाएंगे ज़रा दही की जानिब। सो मैं लाऊंगी एक बोल, और इस बोल में मैं ऐड कर दूंगी दही। ये वाला जो दही है ये बॉक्स वाला है, आप चाहें तो आप इसमें फ्रेश दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि जादू से हमारे पास आ गया है। ये भी मैं ऐड करूंगी इसमें। मेक श्योर इट्स फ्रेश और बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा सा बुरा सा इसका फ्लेवर ना आए। यू कैन एक्चुअली स्मेल इट बाय द वे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें हैं तकरीबन 3 अदद, ये मैंने ऐड कर दी। इसके साथ नमक हस्बे जायका हम इसमें करेंगे ऐड। ये नमक मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा, अब इसको करूंगी विस्क। हरी मिर्च, नमक, 2 किस्म के दही, ताकि उसकी जो खटास है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाए। और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो मैं लाती हूँ यहाँ पर इतना पानी कि इसमें जब आप दही बड़े ऐड करें तो वो दही बड़े जो है वो पानी को सोख कर लें। ट्रस्ट मी, इसमें किसी किस्म के 5000 मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च के साथ जो है वो इतने मज़े का फ्लेवर आता है। लेकिन हरी मिर्च को अच्छी तरह से कूटिएगा ताकि उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाए। अब सी नाउ आई वांट कि ये जब दही बड़े तैयार हो जाए तो इतना गाढ़ा होना चाहिए उस वक्त दही, जिसका मतलब है कि इस वक्त ज़्यादा पतला होना चाहिए, सो डैट रच बस जाए। अच्छा, यहाँ पे ये दही हो चुका है बिल्कुल तैयार। तो अब मैं ये काम करूँगी कि मैं लाऊंगी एक हमारा सर्विंग प्लेटर। और आप सोच रहे हो कि भगार कहाँ गया, तो भगार जनाब आएगा बिल्कुल आखिर में, हम लगाएंगे इसका भगार। लेकिन उससे पहले हम काम ये करेंगे कि हम दही बड़ों को सबसे पहले तो प्लेस करेंगे यहाँ पे, और अच्छा एक काम करना है मुझे, और वो ये है कि एक नाइफ लेंगे, ठीक है, और ये भी अगेन एक टिप है, लाइक दिस। ये हमने एक एक कट लगा दिया ताकि अच्छा सा जो है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए दही। ये मैं दही ऐड कर दूंगी। और ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे, फरमाइशें भी सुनेंगे और भगाड़ लगाएंगे, एक और मज़े की रेसिपी बनाएंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अबरार। अभी तो बड़े ही मज़ेदार सा जो है वो एक सिनेरियो है कि रौनक इफ्तार ही हुई हुई है। यहाँ पे इफ्तारी की हम चीज़ें बना रहे हैं, बगारे दही बड़े हम बना रहे हैं, और इसके बाद हम बनाएंगे मज़ेदार सी तरबूज की ड्रिंक। कॉल्स आप हमें कर सकती हैं, कोई फरमाइश करनी हो बिल्कुल कर सकती हैं, और अगर कोई ऐड करनी हो ना चीज़ के, जी सहरी में ये चीज़ें खानी चाहिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है डालडा कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे के बराबर। और सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू, जिनको हमने छोटा छोटा सा चॉप करके रखा हुआ है, और इसको हम खस्ता करेंगे, बिल्कुल सुनहरी सा खस्ता सा करेंगे। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये नमक, ताकि ये आपको फीके फीके से ना लगे। तो ये हमारे भगार का होगा एक मज़ेदार सा ट्विस्ट। कोई भी चीज़ अगर आप सहरी में खाते हैं, आपको लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप पूरा दिन लाइट महसूस करते हैं, तो बिल्कुल बताइएगा। ये टिप, अगर आपने इस टिप पे कभी अमल किया है कि इलायची का इस्तेमाल अगर आपने किया, इलायची के दानों का ख़ास तौर पे, अगर सहरी के बिल्कुल बाद या सहरी में कोई इलायची वाली चीज़ आपने इस्तेमाल की हो, और अगर आपको लगा हो साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली कि उसके बाद आपको पूरा दिन ज़्यादा प्यास नहीं लगी, तो वो भी ज़रूर शेयर किएगा। अच्छा, रेसिपी की तरफ आते हैं कि अच्छा सा जब तक ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें मज़ीद कोई और चीज़ें ऐड नहीं करेंगे।
और जब ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं बता देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ता और बिल्कुल आखिर में मैं हमारे जो ये भगारी दही बड़े हैं स्पेशल किस्म के, इससे मैं आखिर में चाट मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, व्हाट यू हैव टू डू कि जब भी हम कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, आई नो फॉर ऑल कड़ी पत्ता लवर्स दे वुड डेफिनेटली अग्री टू इट कि खुशबू ज़्यादा महसूस होनी चाहिए कड़ी पत्ते की, तो आप हाथ से कड़ी पत्ते को तोड़ के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ डू, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक आप कड़ी पत्ते को तोड़ते नहीं हैं उसकी वो महक नहीं निकलती है जो कि निकलनी चाहिए। इस स्टेज पे आलूओं में ज़रूर हर हाल में जो है वो नमक ऐड कीजिएगा, वरना आपको बहुत ही फीके फीके से लगेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च अभी हम ऐड नहीं करेंगे वरना वो जलने जैसा फ्लेवर जाएगा, यू डेफिनेटली वुडंट बी लाइकिंग इट। आप चाहें तो आप इसमें साबुत गोल लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। और अब ये परफेक्ट टाइम है, क्रिस्पी से गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, फ्लेम मैं कर रही हूँ बाय द वे बंद, अब फ्लेम को ऑन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 खाने के चमचे के बराबर, और तोड़कर आखिर में ये कड़ी पत्ता जो कि इसकी एक्चुअल खुशबू को लेकर आएगा, ये ऐड कर देंगे हम हमारे भगारी दही बड़ों में विद अ ट्विस्ट। इस स्टेज पे ना ये जो हमने भगाड़ लगाया है, ऑयल बस कम से कम रखिएगा ताकि खस्तगी ज़्यादा महसूस हो और ऑयल जो है वो कम से कम महसूस हो। उसको मैं यहाँ पे नीचे प्लेस कर देती हूँ सो दैट हम और मज़ीद चीज़ें ऐड करें हमारे दही बड़ों पे, जिसमें है ये चाट मसाला। दही बड़े का मसाला भी मिलता है, उसमें डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो अजवाइन और ज़ीरा एडेड होता है, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। यहाँ पे हम इसका अच्छा सा करेंगे क्लीन सो दैट ये ज़रा प्रेजेंटेबल लगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरा एक फेवरेट काम है करना, दैट इज़ कि खूबसूरत से धनिया के कुछ पत्तों को यहाँ पे हमने कर दिया प्लेस, और ये जाएगा हमारी टेबल पे सजने के लिए। ये वो अच्छा जी, ये हमारी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम आएंगे हमारी ज़रा ड्रिंक की रेसिपी की जानिब। और जो हमारी ड्रिंक है, ये फ्रूट आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया होगा, लेकिन इस तरह से शायद ना किया हो जैसे हम आज करने वाले हैं। तरबूज का इस्तेमाल आजकल के मौसम में हर घर में होता है। द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट वे टू कुक इट नॉट टू मेक इट इज़ कि आपने बस उसको काटा और आपने जो है वो फ़ौरन खा लिया। लेकिन आज हम इसकी बनाएंगे एक मिल्की सी ड्रिंक। क्या होगी वो आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, तो जल्दी से वापस आ जाइए, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में एक्चुअली इफ्तार में कोई ड्रिंक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो आज हम बनाएंगे करशी जामे शीरी की एक बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक, जिसको हमने कंबाइन किया है तरबूज के साथ। बेसिकली तरबूज का रोज़ी सा एक मिल्क शेक बना रहे हैं, तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्लेंडर चाहिए, ब्लेंडर में बहुत सारी बर्फ़ हम ऐड करेंगे, जितना ठंडा आपको पसंद हो उतना। साथ में हम कोई सी भी कंपनी की वनीला आइसक्रीम इसमें ऐड करेंगे। देयर यू गो, ये हमने कर दी शामिल। और वनीला आइसक्रीम के साथ हम इसमें ऐड करेंगे तरबूज। अच्छा, पानी ना अलग से ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि तरबूज में आपको पता है बहुत सारा पानी होता है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। और अब इसमें जाएगा जामे शीरी का अच्छा खासा अमाउंट विच इज़ 2 टेबलस्पून। और करशी का जो जामे शीरी है, इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये खालिस सरकियात से तैयार किया गया है। इसमें पानी का एडिशनल एक कतरा भी जो है वो एडिड नहीं है। इट्स रियली गुड क्वालिटी। इसमें गुलाब की, संदल की बहुत ही मज़े की खुशबू है। और वो सारे बच्चे जिनको कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा कुछ समझ में नहीं आता पीने को, तो उनको दूध में मिला के आप दे सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैव। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो करशी का जामे शीरी पसंद करते हैं। 6 आउट ऑफ 10 पीपल दे जस्ट लव इट। इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छा,
रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, वो भी देख सकते हैं। इस स्टेज पे आप डिपेंड करता है कि आपको कितना मिल्की चाहिए। मुझे लगता है गर्मी का सीज़न है, थोड़ा ज़रा थिन होना चाहिए। कोई सा भी कोई सूप बनाए, कोई शेक बनाए, सो इट हैज़ टू बी अ बिट थिन, इसलिए मैं इसको थिन रखूँगी। अंदाजे से आप इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। जामे शीरी ऐड किया है वो मीठा था, आइसक्रीम ऐड की है वो मीठी थी, तरबूज भी ऐड किया है वो मीठा था, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। जस्ट अबाउट 1 टीस्पून ऑफ कंडेंस मिल्क। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं मीठे की क्वांटिटी को। एंड देयर यू गो, दैट्स इट। सो दिस इज़ आवर रोज़ी तरबूज मिल्क शेक विद जामे शीरी विच इज़ एब्सोल्युटली रेडी। इसको हम करेंगे सर्व। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी जो मिल्क शेक्स होते हैं उनका तरबूज के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और स्टमक अपसेट हो जाता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अगर आप सोचें कि आप कोई दही या दूध वाली चीज़ खा रहे हैं और साथ में तरबूज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी इट्स ओके। कुछ ऐसी मिथ्स हैं जिनकी एक्चुअली कोई रीज़न ना है ना हमें पता है, एंड फिर भी वी जस्ट बिलीव इन दैम। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका बहुत मज़े का ये एक मिल्क शेक लाइट सा आप तैयार कर सकते हैं। देयर यू गो, ये रेसिपी रेडी है। अच्छा, इस रेसिपी में अगर आप कोई चीज़ कुछ डिफरेंट ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हमने इसमें कोई भी किसी किस्म के सीड्स ऐड नहीं किए, तो अगर आप इसमें कोई सीड्स ऐड करना चाहते हैं, यानी आप इसमें चिया सीड्स ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें तुख्मे बालंगा ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हैं। ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे फेवरेट एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे सहरी के बारे में, सहरी की इंपॉर्टेंस के बारे में। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में इस वक्त हमारे चेहरे पे, हमारे दिल में भी एक रौनक आ जाती है जब इफ्तार हम कर चुके होते हैं, नमाज़ पढ़ चुके होते हैं और इस वक्त फिर हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा जी अब दिन के साथ क्या किया जाए, जो थोड़े बहुत घंटे रह गए हैं, सोया जाए या मज़ीद खाया जाए। सहरी का आज टॉपिक है। सहरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सहरी की अहमियत क्या है, सहरी क्यों करनी चाहिए और अगर सहरी ना करें तो उसके नुकसानात कितने हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ साथ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इससे पहले कि हम आपको हमारे एक्सपर्ट से मिलवाएं, ज़रूर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एक्सपर्ट आप देखेंगे जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनको देखकर कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं और फिर आप लोगों के सवालात जो है वो बहुत सारे होते हैं। सो आई एम श्योर कि अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात सहूर से मुतालिक, सहरी से मुतालिक, कोई भी अगर और सवाल करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं। सहरी के बारे में, सहरी की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि रोज़ा रखने के लिए सहरी खाकर कुव्वत हासिल करो और दिन के वक्त आराम करके रात की इबादत के लिए ताकत हासिल करो। तो सहरी का बार बार हम देखते हैं कि जिक्र किया गया है कि सहरी ज़रूर करनी चाहिए, सहरी नहीं छोड़नी चाहिए। इसी तरह से एक रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी बरकत की चीज़ है, जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। तो सहरी को मत छोड़ें, और क्यों ना छोड़ें इसको हम आपको डिफरेंट और रीज़न्स के तहत भी बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के फेवरेट, आपके फेवरेट जनाब सैयद अब्दुल गफ़ार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आगा साहब? मेरे अल्लाह का बहुत अच्छा। आगा साहब, आप रमज़ान में भी जो है वो आपके चेहरे पर रौनक कैसे रहती है, ये बताएं सबसे पहले। व्हाट डू यू फॉलो, व्हाट डू यू डू? असल में मेरा अपना ख्याल ये है कि हर चीज़ आपके जहन से चलती है। आप ये तय कर लें कि मुझे 400 मीटर चलना है, मुझे 5000 मीटर चलना है। आप अगर मेंटली तैयार हैं तो आप हर चीज़ पूरी कर लेते हैं। सही। और अगर आप कहीं मेंटली कंफ्यूज हैं फिर कुछ नहीं कर सकते। यानी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नहीं, फिर कभी नहीं। रोज़ा रखना है, डायबिटिक पेशेंट है एक, मैं रखूँगा नहीं रखूँ, रखूँ न रखूँ, वो कभी भी पुरसुकून रोज़ा नहीं पूरा कर सकता। बेशक नहीं, मैं रख सकता हूँ और मैं रखूँगा। अल्लाह मुझे तौफीक देगा, अल्लाह मुझे रहमत देगा इंशाअल्लाह ताला।
एब्सोल्युटली, आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है बिल्कुल। और ये एग्जांपल्स देखने में आती हैं, आगा साहब को देखते हैं माशाल्लाह हर साल जो है वो नई एनर्जी के साथ, हर साल जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। और अच्छा, अब सहरी के बारे में हम बात करें आगा साहब कि सहरी की रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो है ही है, मेडिकली क्या इंपॉर्टेंस है सहरी की? देखिए, मगरिब के बाद, सूरज ढलने के बाद हमको इजाज़त है कि रोज़ा इफ्तार कर। अब अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में या मुख्तलिफ़ इब्तदाई ज़माने में ये था कि मगरिब से लेकर के इशा तक अप्रॉक्स ये वो वक्त था कि जब आप खा सकते थे, पी सकते थे। सही। अदरवाइज़ उसके बाद फिर अगला रोज़ा शुरू हो जाता। बिल्कुल सही। जब हुक्म आया इस्लाम में कि तुम सफ़ेदी से पहले, सुबह सादिक से पहले कुछ खाओ, तो लोगों ने पुरानी जो रिवायात थी उसके बुनियाद पर थोड़ा सा तरद्दुद किया, सही, हेजिटेट किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने उस पर बैठकर सहरी की और ये इस सुन्नत को ज़िंदा किया कि नहीं, ये सुन्नत है। और आपने फरमाया सहरी करना मेरी सुन्नत है। सही, बिल्कुल, बेशक। तो एक बात तो तय कर ले, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, खालिक़े कायनात से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसने क्या बनाया है। Absolutely. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर पैगाम्बर कोई नहीं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का पैगाम पहुँचाते, उससे बड़ा पैगाम्बर कोई नहीं। बेशक, तो बेशक। लिहाजा उस पैगाम को जो रब्बे कायनात ने भेजा है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं उसको, या ये कह सकते हैं कि वो कहीं गलती हो सकती है? दैट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो सहरी ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आगा साहब मेन क्वेश्चन पे कि ठीक है जनाब, सहरी तो करनी है, लेकिन सहरी में खाना क्या है आपसे बिल्कुल पूछती हैं। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, जैनब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाहिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल। जाहिद हुसैन बात कर रहा हूँ मैं। जी जाहिद, फरमाइए, आप लाहौर से बात करें, क्या पूछना चाहेंगे? आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगा साहब से बात करता हूँ। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी आगा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब, मेरे साथ तो समझ लें कि ट्रेजेडी हो रही है। कल भी नहीं मुझे जा गई, आज भी नहीं जा गई। मैं तो बगैर सहरी के रोजा रख रहा हूँ। अच्छा, क्यों आप बगैर सहरी के क्यों रोजा रख रहे हैं? जाग ही नहीं आती है, अलार्म भी लगा के सोया हुआ था, जाग ही नहीं आती है। तो अब अच्छा, मैं क्या करूं? आँख नहीं खुलती आपकी? अच्छा, मैं ये बताइएगा अगर सबको घर में आपके कोई और हैं, आप अकेले रहते हैं? जी, मैं हॉस्टल में होता हूँ, इधर अच्छा। अकेला ही हूँ, बैचलर हूँ, इसलिए जो है ना नहीं हो रहा। तो बाकी सहरी तो नहीं अभी, लेकिन ये है कि अफ्तारी मैंने दबा के खाई है तो मेरा पेट खराब हो गया। ठीक है, ठीक थैंक है। यू वेरी मच। मुझे लगता है आपने अपने आप को ऊँट समझा हुआ है जो एक मरतबा खाकर बड़ी देर तक बाकी रखेगा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आगा साहब आपको डिटेल में आंसर करते हैं। आगा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सहरी में जो इनकी, अभी आपके स्टमक अपसेट पे भी आते कि सहरी में इनकी आंख नहीं खुलती अलार्म के बावजूद, कोई तरीका है नेचुरली उठने का? नो डाउट। देखिए, इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं और एक इंसान जब जवानी के आलम में होता है तो उसकी नींद बड़ी गहरी होती है। तो मे बी पॉसिबल ये उसके शिकार हों, लेकिन हॉस्टल में अगर रहते हैं तो बहुत सारे इंतज़ामात किए जा सकते हैं। इस बात की इम्पोर्टेंस के साथ कि सहरी करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और मुझे करनी है। सही। अच्छा, अब क्या हुआ कि 24 घंटे गुजर गए, अब उन्होंने सहरी नहीं की, इफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी, पेट ख़राब हो गया, मसाइल बढ़ गए फिर नए मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल। बात ये है कि इंसान अगर देखता है अपने माशरे में, अपने और तमाम चीज़ों में, तो मैं नहीं समझता कि सिवाय ऊँट के किसी और में ये सलाहियत मौजूद है कि एक वक्त खाए और 7 दिन चलाए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि इनका स्टमक अपसेट हो गया, रफ्तारी में इन्होंने ओवर ईटिंग कर ली। और रागा साहब, आज का टॉपिक भी यही है, सहरी में तो लोग देखा गया है कि ऐसी ओवर ईटिंग करते हैं कि बस ये हमारी आखिरी सहरी है और इसके बाद अफ्तार पता नहीं होनी है या नहीं। तो ओवर ईटिंग अगर करने लगे, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको पता हो आपके बारे में कि जी इस वजह से मैं ओवर ईटिंग नहीं करूँगा, ऐसी कोई बात? मैं आपसे करूँ, उसूल बात कर रहा हूँ। उसूल ये है कि आप जो कुछ भी खाएंगे एवरेज 3 घंटे से लेकर 3.5 घंटे बाद आपके मैदे से आगे चला जाएगा। सही। ये तो उसूल है ना। सही सही। उसके बाद क्या होना है,
उसके बाद आपका मैदा खाली होगा, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स बाकी जिस्म की मौजूद हैं। ये रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी और उसका तरीक़ा क्या होगा। देखिए, रोज़ा रखने का बुनियादी मकसद क्या है? रोज़ा रखने का मकसद ये है कि आपके अंदर जो स्टैंड बाई सिस्टम्स मेरे रब ने लगाए हुए हैं वो स्टैंड बाई सिस्टम्स चेक हो जाएं। बिल्कुल सही। मैं हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा हूँ, मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है, मेरे जिस्म में क्या कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जो उस हाइपोग्लाइसीमिया को ओवरकम कर सके? यस, वो मेरे रब ने लगाया हुआ है। और वो सिस्टम कब चेक होगा? जब मैं रोज़ा रखूँ। जब आप रोज़ा रखेंगे, खाली पेट रहेंगे। इस बारे में मजीद बात करते हैं। कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से? ठीक है, बिल्कुल कीजिए, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। चेहरे पे झाइयाँ हैं तो अच्छा से टोटका बताते। चेहरे पे झाइयों के लिए? जी ठीक है। अगर सबको सवाल आप पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी। चेहरे पे झाइयों के लिए 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन अर्ज करता हूँ। खीरा ले लें, खीरे को लंबा लंबा 4-5 पीसेस में काट लें और इसको बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, छिलका ना उतारें। सही। एक प्याली में मुल्तानी मिट्टी लें, ये जो खीरा लिया है इसके ऊपर छन्नी रख करके उसमें खीरा पूरा डाल दें। सही। तो मैश किया हुआ खीरा ऊपर है, नीचे मुल्तानी मिट्टी है। मैश किए हुए खीरे से जो पानी निकलेगा वो मुल्तानी मिट्टी को गीला कर देगा। सही। तो 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबलस्पून खीरे का मैश किया हुआ खीरा और 12 से लेकर 15 कतरे बादाम के तेल के। बादाम का तेल? बादाम का ठीक तेल। है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। ये चेहरे को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा सा मास्क है और आपने अपने घर में बनाया है, इसमें किसी किस्म का केमिकल मौजूद नहीं है। एब्सोल्युटली, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहावलपुर से हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या? जी जी बिल्कुल, सवाल कीजिए आगा साहब से। आगा साहब से बात करें? जी जी बिल्कुल कीजिए, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। आगा साहब, आंसर बात यह है कि जब हम सुबह कैरी करते हैं जी जी तो उसके बाद प्यास बहुत लगती है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे प्यास ना लगे? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने का। सहरी के बाद प्यास बहुत लगती है, क्या किया जाए कि सहरी के बाद प्यास ज़्यादा ना लगे पूरा दिन? आम तौर पर जो कहा जाता है वो 2, वो ये कि आखिर में, सहरी के आखिर में या दही खा लें। सही। या छोटी इलायचियाँ चबा लें। सही। इससे कंपैरेटिवली एहसास कम हो जाता है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि प्यास न लगे तो रोज़ा क्या? रोज़ा क्या? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल है। और अगर साहब ये जब हम जैसे कोई एक टिप है या जैसे टोटका है जो प्यास ना लगने का, क्योंकि पूरा दिन गुजारना है, तो आपको लगता है कि मेडिकली तो चली है ये चीज़ एक वैलिड है, मगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि सिंस वी हैव डन समथिंग अबाउट इट, इलायची खाई है या दही जो है वो हमने इस्तेमाल किया या पानी ज़्यादा पिया है, तो साइकोलॉजिकली भी अगर आप चाहें कि आपको प्यास आप हावी ना होने दें तो नहीं होगी? असल में ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बुनियादी बस जहन का मसला है। प्यास लग रही है, ओके, मुझे तो रोज़ा पूरा करना है ना। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे कोई बीमारी या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो रोज़ा तो मुझ पे फ़र्ज़ है, मुझे पूरा करना है। तो बात ये कि ये सिर्फ मेंटल लेवल की बात है और प्यास का लगना तो ऑब्वियस है, लगेगी, लेकिन बात यह है कि उसी प्यास की शिद्दत को कम करना और अपना रोज़ा पूरा करना बीइंग अ मुस्लिम हम पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अगर साहब सहरी में हम देखते हैं कि पराठे भी खाए जाते हैं। यूजुअली जब हम सहरी की बात करते हैं तो फेनिया और खजले और पराठे और कीमा और भुनी हुई चिकन, तो अनहेल्दी शुमार है, ये सबको ही पता है, फिर भी कर रहे होते हैं। तो क्या हेल्दी मज़ेदार चीज़ें हो सकती हैं सहरी में? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये खजला और फेनी जो है ना, इसको अगर आप देखें, इसकी कैलोरीज़ को कैलकुलेट करें तो जो आम तौर पर एक बंदे के हिस्से में अगर 100 ग्राम भी फेनी आती है या खजला आता है तो इसकी कैलोरीज 800 से ज़्यादा होती है। ओह माय गॉड। और मैदा है, घी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, सिंपल कार्ब्स और घी। तो बात ये है कि उसको, अच्छा, और फिर उसके साथ दूध भी है, चीनी भी है चीनी भी है, वो सोने पे सुहागा, चीनी भी है, वो भी डाल दिया। ठीक। बात ये है कि अगर फर्ज करें कि इम्प्रेशन क्या है
कि हम इतनी हैवी चीज़ खा लेंगे तो ये बहुत देर तक हमारे मैदे में मौजूद रहेगी। आई एम सॉरी, दुनिया की कोई भी चीज़ 4 घंटे से ज़्यादा मैदे में रह नहीं सकती। सही। चाहे वो खजला हो, चाहे फेनी हो, चाहे वो पराठा हो। लेकिन ये साइकोलॉजिकली जो आप हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकली आप ये देखिए कि लोगों के अंदर शायद वो खा करके एक मेंटल सेटिस्फैक्शन पैदा हो जाती है, शायद वो उनको काम देती हो। लेकिन आप एक और बात भी मैंने महसूस की कि खजला और फेनी रमज़ान के बाद कभी देखी मार्केट में? नहीं, बस वो खास तौर पे रमज़ान ही के लिए आती है। और अगर आप देखें तो सिंपल कार्ब्स हैं कि आपको लगेगा फुल हो गए और 3 घंटे बाद एक्चुअली ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ कॉलर भी हैं, नाज हैं लाहौर से, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज का आई एम श्योर कोई सवाल होगा, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है आगा साहब, बहुत सारे सवाल हैं आज तो, और ज़रूर आप भी सवाल कर सकते हैं सहरी से मुताल्लिक, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे सवालात बाकी हैं। तो आपसे मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं सहरी के हवाले से, सहरी की अहमियत क्या है, क्या सही तरीका है सहरी करने का, क्या चीज़ें खानी चाहिए सहरी में और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जानिब बढ़ने से पहले एक और अच्छी सी बात आपके साथ करते हैं शेयर, कि एक रिवायत में आता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़े के दरमियान सहरी करने का फ़र्क है। तो इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है सहरी करने को, तो सहरी ही के हवाले से एक और सवाल आगा साहब के क्या खाएं क्या ना खाएं, ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है। हमने देखा है कि लोग खजूर का इस्तेमाल यूजुअली अफ्तार में करते हैं और सहरी में कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है खजूर का इस्तेमाल करने का, तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? खजूर इंस्टेंट एनर्जी की शायद बेहतरीन दवा है। सही। सहरी में अगर ली जाए और उसकी कैलकुलेशन हम करें तो जिस्म में जितनी एनर्जी खजूर पैदा करती है उतनी आम तौर पर दूसरी चीज़ें नहीं करती। ओके। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सहरी में मैं हमेशा ये बात कहने की कोशिश करता हूं कि 3 से 4 खजूरें, 3 से 4 खुश्क खुबानियाँ, सही, ये ग्राइंड कर लें दही के साथ, और खुबानियों का बीज यानी बादाम जो होता है वो भी उसमें ऐड कर लें। इसलिए कि अब कहा जाता है कि उसके अंदर B17 है और B17 के बारे में नई नई कहानियाँ आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि B17 जो है वो कैंसर का इलाज भी है। सही। तो लिहाजा खुबानियों के बीज खाने चाहिए। तो उसमें वो खुबानियाँ जो आपके पास मौजूद हैं, आम के आम, गुठलियों के दाम, वो भी डाल दीजिए। तो वो अगर शेक करके सुबह सहरी में पिए तो खजूर भी आ गई, बेहतरीन एनर्जी भी आ गई, और उसके साथ एक विटामिन B17 भी आ गया। तो ज़्यादा बेहतर बात ये कि छोटी सी एक चीज़ है। फिर हमारे यहाँ एक तासुर है, वो ये कि सहरी में अगर दही ले लिया जाए तो प्यास कम लगेगी, तो वो दही भी आ गया, वो भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो गया और मेडिकल तो हो ही गया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उस वक्त मुझे लगता है वो जो बादाम की कड़वाहट है ना, वो भी आप काइंड ऑफ उसकी आदत हो जाएगी, बिकॉज इतनी मीठी चीज़ों के साथ वो मिलेगा। कॉलर भी हमारे साथ हैं, फैज़ है रावलपिंडी से, देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम। मैं फैजुल हसन रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे आगा साहब से? ये क्वेश्चन पूछना है कि बोतलों का रेगुलर इस्तेमाल हमारे मैदे को क्या मतलब इफेक्ट करता है, फायदा देता है या नुकसान देता है? फिजी ड्रिंक्स की बात करें। ठीक है जी, यानी कि रेगुलर जो पीते हैं ना हर इफ्तारी में, हर सहरी में, जी, इसके बारे में पूछना अभी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आगा साहब, जितनी भी फिजी ड्रिंक्स होती हैं, और वैसे तो आप अफ्तार में भी ज़रूर बताएं, सहरी में भी, लेकिन सहरी में भी बड़ा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पी जाती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्या नुकसान है? कार्बोनेटेड ड्रिंक का काम क्या है? वो अंदर जाकर के गैस के बबल्स डेवलप करती है। होता ये कि जब गैस के बबल्स के साथ डकार आ जाती है तो लोग समझते हैं हाय सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये बड़ा एक कॉमन जो है, और ये नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजिकली, वो वैसे भी ठीक हो जाते हैं कि स्टमक अपसेट था अब सही हो गया है। हाँ बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। सही। होता क्या है कि वो वहाँ जाकर के मैदे में जब एक्स्ट्रा बबल्स बनाती है, वो एक्स्ट्रा बबल निकलकर आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन देते हैं। असल में जो उसके अंदर जो खराबी है वो मौजूद है। सही। इसमें एक और चीज़ मैं आपसे ऐड करूँ, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक जो है वो
दूध में डालकर फिर पी लेते हैं। दूध सोडा जनाब। ठीक है ना? बिल्कुल। तो जो सोडे के अंदर कैल्शियम को तोड़ देने की सलाहियत है, वो कैल्शियम वाले कंटेंट में आप डाल करके पी लें, यानी आपने जो कैल्शियम दूध में मौजूद था उसको भी ज़ीरो कर दिया। सही, जो फ़ायदा थोड़ा बहुत होना था वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। तो कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल नुकसानदेह है, आपके मैदे को ख़राब करता है, तेज़ाबियत पैदा करता है। सबसे बड़ी बात ये कि एक बॉटल में कितनी शुगर मौजूद है। बिल्कुल, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक यही एक मोटिवेशन हो सकती है बचने की, कार्बोनेटेड ड्रिंक। यस, और इसकी शुगर जो है वो इतनी नुकसानदेह है कि अगर फर्ज करें कि रमज़ानों में आप 4-6 कोल्ड ड्रिंक रात भर में पी लें, तो मैं समझता हूँ कि शायद 1-1.5 महीने बाद आपको डायबिटीज़ से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही, सही। तो ये अच्छा, तो बहुत हमारे पास कॉलर भी हैं और ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर हम लिटरली पूरा शो कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल मेरे भी जहन में हैं, हम ज़रूर पूछूंगी आगा साहब से। शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से, उनसे भी करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शफीक साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। आप प्लीज़ क्या आप पूछना चाहेंगे आगा साहब से? मैम ये मेरे पेट में मरोड़ पड़ते हैं, IBS का मसला बताया है। अच्छा, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ म्यूट कर दीजिएगा ताकि हम आपकी बात पूरी सुन पाएँ। पहले म्यूट कर दीजिए। पेट में मरोड़ रह जाते हैं काफी अच्छे से। ठीक है, वही पूछना चाह रहा था मैं। ठीक है आगा साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? आप इनको डॉक्टर ने जो डायग्नोस किया है वो IBS किया है। अच्छा, आप ये बता चुके हैं। आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए वरना हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत माजरत। टीवी का वॉल्यूम आपने म्यूट कर दिया? बंद कर दिया। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आपकी आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। लेकिन आगा साहब बंद कर दिया मैम, बंद कर दिया। बंद कर दिया। अच्छा जी, अब बताइए, अब बताइए। हाँ जी, टीवी में मरोड़, पेट में मरोड़ पड़ते हैं मैम मुझे काफी अच्छे से। सही। आगा साहब सवाल कोई करना चाहेंगे? आप आम तौर पर खाने में कोई हैवी डाइट पसंद करते हैं? नहीं। आई थिंक कॉलर जो हैं वो जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अगर साहब, अब इनका सवाल बड़ा इनकम्प्लीट था कि स्टमक अपसेट होने के एक उन्होंने सिम्टम शेयर किया, लेकिन अगर किसी इंसान का जनरली स्टमक छोटी छोटी बातों से अपसेट हो जाता है तो आप कोई ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि जी ज़रूर अपना चेकअप करवाइए या किसी चीज़ का ख्याल? दो चीज़ें करें। आम तौर पर जो हज़म का निज़ाम है उसको अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम यह आम तौर पर कहते हैं कि उबले हुए चावल 1.25 घंटे में हज़म हो जाते हैं। सही। हम ये कहते हैं कि बिरयानी जो है वो 3.5 घंटे में हज़म होती है। हम ये कहते हैं कि पुलाव के ऊपर अगर शामी कबाब डाल दिया जाए तो वो 4 घंटे में हज़म होता है। आखिर ये करता कौन है? ये समझता कौन है? इस पर अमल कौन करता है? ये मैदा। सही। मैदा ये जानता है कि उसके पास क्या चीज़ आई है, उसे कितनी देर प्रोसेस करना है। आयशा अबरार ये जानती है कि मैंने अगर प्याज डाली है तो 5 मिनट बाद ये प्याज जल जाएगी, मुझे उससे पहले कोई लिक्विड डाल लेना चाहिए ताकि उसका जो हीटिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। तो मेरे मैदे को कैसे नहीं पता? और अगर पता है और मैदा उतनी देर रख करके आगे भेज देता है। अब आंतों का सलूक क्या है? आंतें फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत तेज़ चल रही हैं, या आंतें स्लो चल रही हैं। GERD गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ आपको है, या आपकी मूवमेंट जो है वो तेज़ हो रही है, आपको IBS है। इन दोनों को अगर आप अलग अलग कर लें तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है आका साहब की बात ये सुन के कि बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा मसला आपको कंसेक्यूटिवली या बहुत अरसे के लिए रहे, कंसिस्टेंटली रहे, तो ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास, हर्बलिस्ट के पास, जो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। बिकॉज ना सिर्फ स्टमक के वैसे जनरली अपसेट होने का, मगर बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो अगर आपकी जो है वो मैदे की सेहत से होता है। हमारे साथ कॉलर भी आगा साहब, आज तो सवाल ही सवाल है। बात करते हैं कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम मैडम, मेरा सवाल आपसे है। जी। मुझे डायबिटीज है, ठीक है। तो काइंडली उसके लिए कुछ गाइड कर सकेंगे? मेडिसिन तो लेते ही रहते हैं, लेकिन मेडिसिन के अलावा कोई ऐसी चीज जिससे डायबिटीज कंट्रोल हो जाए? क्या आप दवाओं पर उसको कंट्रोल करते हैं या इंसुलिन से? अगर सर इनसे दवाओं से कर रहा था लेकिन उसकी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इंसुलिन से रुकी है। इंसुलिन आप यूज़ करते हैं? इंसुलिन यूज़ करते हैं, है ना?
ठीक है, आप अगर साहब कोई और सवाल करना चाहेंगे इनसे? चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अभी जवाब मिल जाता है। जी मैं जवाब थोड़ा सा हट करके दे रहा हूँ। वो लोग जो अपनी दवाओं से डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जो ब्रेकफास्ट के वक्त वो डोज लेते हैं दवा की, वो अब भी ब्रेकफास्ट के बाद लें। आप बताइए, रोज़े में ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं? सहरी नहीं, फास्ट ब्रेक करते हैं। बिल्कुल, अफ्तार। तो ब्रेकफास्ट के वक्त जो आप दवा लेते हैं वो आप इफ्तार के वक्त लें। सही। और सपोर्टिंग डोज जो लेते हैं वो आप सहरी में लें। तो उसकी वजह ये कि फिर वो तमाम जो कैलकुलेशन हमारे मैदे की है और एब्जॉर्ब करने की, वो खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैं हमेशा बस्ता एक दरख्वास्त कर रहा हूँ तमाम उन लोगों से जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। देखिए, डॉक्टर का तजर्बा अपनी जगह पर, डॉक्टर अपने तजर्बे से आपको लिख देता है कि आपने 40 यूनिट सुबह लेने हैं और 22 यूनिट रात को लेने हैं। उसका एक्सपीरियंस है वो। एक दिन मेरा दिल चाह रहा है, मैंने बेसन की रोटी चटनी लगा करके खाई, मैंने 22 यूनिट लगा लिए। एक दिन मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैंने बिरयानी भी खाई, उसके साथ मैंने खीर भी खाई और फिर मैंने बैठ कर के कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, उस दिन भी मैंने 22 यूनिट लगा लिए। क्या ये सही अमल हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो अवेयर रहें कि आप खा क्या रहे हैं और कितनी ज़्यादा कैलोरीज उससे हो सकती हैं, कितनी कम है। हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम भी है। आगा साहब, वन आई एम श्योर कि इसमें आगा साहब कुछ और भी ऐड करेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद आप लोग जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं सहरी के हवाले से। तो सहरी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चाहें तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। कोई सवाल, कोई भी बात अगर आप पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि आगा साहब, सहरी को चबा कर करना, प्रॉपर टाइम दे कर करना, माइंडफुल ईटिंग करना कितना ज़रूरी है? जो सबसे पहला केमिकल हमारे खाने में हमारी बॉडी से ऐड होता है उसका नाम है सलाइवा। ये दुनिया का बेहतरीन एंटासिड है। मैं एक मिसाल दूं आपको। आपके सामने कोई शख्स बैठा हुआ कैरी काट रहा हो, आपके सामने कोई शख्स बैठा हुआ नींबू काट रहा हो, बॉडी का रिएक्शन क्या होगा? सलाइवा आना शुरू हो जाएगा। सही। क्यों? इसलिए कि दुनिया की हर खट्टी चीज़ एसिड है और इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ बनाई है वो न्यूट्रलाइजेशन एजेंट सलाइवा है। उसको देखते ही शुरू हो जाएगा। सही। खाने को अगर आप सही तौर पर चबा कर खा रहे हैं तो ये तय कर लें कि दांतों के बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके ग़िज़ा को पीस सके। और जितनी देर आप अपनी ग़िज़ा को अपने दांतों में पीसेंगे, दुनिया का बेहतरीन एंटासिड आपकी ग़िज़ा में शामिल होता जाएगा। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल। और कुछ भी ऐसा सेहत के बारे में इसके लिए ख़राब नहीं हो सकता कि जी मैं ज़्यादा खाना चबाऊंगा तो ये हो जाएगा। नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ, हासिलपुर, ज़िला भावलपुर से। जी नईम साहब, क्या पूछना चाहेंगे आगा साहब से? जी, मैं आगा साहब से यही बात करना चाह रहा हूँ कि अगर बंदा शहरी कर ले और शाम को अफ्तारी में हल्का फुल्का कर ले और शहरी जो है वो अच्छे तरीके से कर ले, तो मेरा ख्याल है कि मैं आगा साहब से मशवरा लेना चाहता हूँ कि ये सही है। और क्योंकि शाम को तो ज्यादातर पानी ही पिया जाता है और या एक दो खजूर बंदा खा लेता है। ठीक है। अगर दबा के खाएगा तो सुबह भूख नहीं लगती है शहरी के टाइम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। बेसिकली मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि बस मैं सिर्फ खाना सहरी में खाऊंगा और अफ्तार में सिर्फ खजूर और पानी। देखिए, मैं बाज़ औक़ात बड़ी अजीब सी चीज़ सोचता हूँ। आखिर ये 11 महीने हम लोग पकौड़े नहीं खाते, एक ही महीने में सारे साल की कसर पूरी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आखिर क्यों? इस क्यों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना। लॉजिक में आपसे अर्ज करूं क्या है। बेसन ये दुनिया का बेहतरीन एब्जॉर्बेंट है। सही। इफ्तार में हम अपने आप को जितना चाहे रोकें,
हम पानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पी लेते हैं, सही, गर्मियों में ख़ास तौर पर। एक ऐसी दवा चाहिए जो एब्जॉर्बेंट हो, और वो एब्जॉर्बेंट दवा जो है वो चना है, बेसन है। ओके। ये रिवायत जो है ना चने की, ये रिवायत जो है ना दही बड़े की, ये रिवायत है पकोड़े की, ये अल्लाह की कसम बगैर लॉजिक के नहीं है। लेकिन आका साहब पकोड़े, फिर अगर चने हम किसी और फॉर्म में ले लें, चाट पकोड़े, इज इट हेल्दी? मेरी दरख्वास्त है, देखिए अगर पकोड़े ले रहे हैं ना आप, तो पकोड़े कितने लेने हैं, इसकी क्वांटिटी तय कर लीजिए ना। 50 ग्राम, ओके 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब ये कि 314 का मतलब ये कि 100 एंड अप्रॉक्सीमेटली 60 ग्राम की आपने एक पकौड़ा लिया, उसके साथ आपने ऑयल ऐड कर लिया, तो ये 200 ग्राम का आपका इतना सा एक पकौड़ा हो गया। बिल्कुल। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए ना। सही। अगर आपने छोले लेने हैं ठीक है, अगर आपने दही बड़े लेने हैं, दही बड़े की एक ख़ास बात है वो ये कि उसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ऑयल ऐड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि ऑयल जो है वो निकलने के बाद जब पानी में गया तो उसका ऑयल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो ये तमाम चीज़ें लॉजिक के साथ हैं। खाने को मुतवाज़िन आपने इफ्तार में भी लेना है, पानी को एक मखसूस मकदार में लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड गर्मी कितनी है, आपको 14 ग्लास 12 ग्लास अगर पूरे करने हैं तो आपको इफ्तार से लेकर सहर तक वो भी पूरे करने हैं। और ये बात कहना कि सुबह मैंने दबा के खा लिया, तो आई एम सॉरी, आप कितना भी दबा के खा लें, 4 घंटे के बाद आपके मैदे को खाली हो ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली नेचुरल प्रोसेस को तो आप रोक नहीं सकते। सहर भी हमारे साथ हैं हैदराबाद से, उनसे करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे आगा साहब से? फारूक बात कर रहा हूँ जी। फारूक, मेरी छोटी सिस्टर है राबिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको मतलब खांसी है 1 माह से, उनसे बात करें। ठीक है ठीक है, वो बात भी करना चाह रही है राबिया जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राबिया, आगा साहब को बताइएगा आपकी उम्र क्या है? जी जी, मेरी उम्र 20 ईयर्स है और मुझे 1 मंथ से खांसी नहीं छोड़ रही। काफ़ी खांसी थी पर ट्रीटमेंट करवाई तो खांसी कम हो गई है, पर अभी मुझे वोकल कॉर्ड का स्पाज़म नहीं छोड़ रहा। मैं जैसे सो रही हूँ तो मुझे बहुत स्पाज़म हो रहा है, जैसे 5-10 मिनट भी पड़े। तो ये प्लीज़ मुझे क्या बताएं। आगा साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने एक्सरे करवाया है? जी जी, मैंने एक्सरे डॉक्टर साहब करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर है। बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और मैंने हाँ और भी टेस्ट वगैरह कराइए, जो भी टेस्ट स्पेशलिस्ट ने बताया था, तो वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ओके ठीक है, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ बेटी, वो इस्तेमाल कर लो, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आगा साहब आप 1 मिनट में नुस्खा बता दें क्योंकि इख्तिताम का वक्त आने वाला है, तो आप बता दीजिए प्लीज़। देखिए, एलर्जिक एस्थमा या एलर्जी की खांसी, इसकी बुनियाद है साइनोसाइटिस, नाक का बंद होना और पोस्ट नसल ड्रिपिंग का होना। हम खांसी के लिए चेस्ट को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन असल मसला नाक में होता है। मैं थोड़ा सा एक टिप दे दूँ। 15 लौंगें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 गिलास पानी, इन तीनों को डालकर बहुत अच्छी तरह बॉईल करें। मलमल के बारीक कपड़े से इसको फ़िल्टर कर लें और फिल्टर्ड पानी से नाक जिस तरह वज़ू में साफ़ करते हैं इस तरह नाक साफ़ करें, गरारे करें, ब्रश करें या मिसवाक करें और सो जाएं। 40 दिन ये कर लें, ये सारे मसाइल सारी ज़िंदगी के लिए हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके वक्त को और इतने से वक्त में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारे कॉलर्स जो हैं वो कॉल कर रहे थे, सवाल अगर आप भी करना चाहते थे नहीं कर पाए, डोंट वरी, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आगा साहब हमारे पास आते रहेंगे, तो आप लोग अपने सवाल बिल्कुल इनसे करते रह सकते हैं। आज की इस ट्रांसमिशन का यहीं पर होता है इख्तिताम, इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से रहेंगे और रोज़े आपके भी अच्छे से गुजरें, पूरे ईमान पूरे दिल के साथ, और हमारे भी अच्छे से गुजरें। कल आपसे करेंगे मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।